चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के 7 चैप्टर देख रहे थे और उसमें हम विजयनगर साम्राज्य देख रहे थे और उसमें से कुछ बचे हुए अवशेष है धार्मिक केंद्र के बारे में देखते हैं। धार्मिक केंद्र में राजधानी का चयन देखेंगे। तो अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षण देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं ऐसे विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालीन जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध है और इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चोल वंशों का तक जाता है और आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। एवं मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण साधन थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान पर चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों का अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर मान्यता कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता है। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों को संकेतक के रूप में विरुद्ध यानी विरुद्ध हिरु सूरता राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ है राजा का अर्थ संस्कृत अनुवाद है और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालीन परंपराओं को अपनाया और उसमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ चलते थे। फिर हम देखते हैं आकाश से लिया गया एक विरूपाक्ष मंदिर का ये दृश्य है। फिर हम देखते हैं गोपुरम और मंडप पे देखते हैं तो मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई अन्य तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा उस राजकीय प्रवेश द्वार से थे जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीकी तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे सम्मिलित हैं। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था और इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों में सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता था। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग का समिति रह गया था।
मंदिर के शवागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इसमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रवेश देवी देवताओं के विवाह के लिए, उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालय में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होता था। दूसरा देवस्थल विठल मंदिर विठल मंदिर भी रोचक था। यहाँ के प्रमुख देवता विठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है और इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनमें एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इन मंदिरों में भी कई सभागार तथा रथ के आकार एक अनूठा मंदिर भी है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां है जो मंदिर के गोपुरम के सीधी रेखा में जाती है और इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था और इनमें दोनों को ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं की ओर रखा तथा अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा ही किया गया था। फिर हम देखते हैं महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन देखते हैं। तो हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां, अन्य सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिले जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातत्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किए गए। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इन जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं और यह है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी की स्थिति को पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है और एक समय जो बाजार जीवंत थे उनका बस अब यहीं कुछ बचा है। जॉन एम फ्रीजर्ट, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इन स्थान पर वर्षों तक कार्य किए, उन्होंने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं और स्तंभ, ब्रेकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित है। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्व जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं।
फिर एक स्रोत है बाजार के बारे में देखते हैं तो पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। उसने लिखा है कि आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदरी गली पाते हैं और इस गली के में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटी मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिससे आप खरीदना चाहेंगे या पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाले हर प्रकार की वस्तु और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप यह वस्तु पा सकते हैं और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फरनाओ नुनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नुनीज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ विष्णुनगर विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। उसके बाद देखते हैं उत्तरों की खोज में प्रश्न देखते हैं। तो सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी जगह, किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्राश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं कि जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेख तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारियों को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे और इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनके शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल रहे अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रत्येक चित्रण को समझने का प्रयास करते? और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर चर्चा कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिनके लिए उन्होंने अपना श्रम प्रदान किया था? हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसी के पास था और भवनों के नक्शे कौन बताता था? राजगीर, पत्थर काटने वाले मूर्तिकार और जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे? निर्माण गतिविधियों को अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने के मात्र से नहीं दे सकते। भवन संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सकते हैं। एक कृष्णदेवराय के बारे में कुछ दिया है। परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की इस सुंदर प्रतिमा को हम देख सकते हैं। और स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा। राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। कालखंड देखें तो यहाँ एक चित्र दिया है। रानी का स्नानगार नामक संरचना का एक भाग है यहाँ। फिर हम कालखंड देखते हैं। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन
लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में, और लगभग 1300 से 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में, जौनपुर कश्मीर और मदुरई के सल्तनत फिर 1400 से 1500 ईस्वी देखें तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435, गुजरात और मलबा की सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर तथा बेराग सल्तनतों की उदय 1490 लगभग। फिर देखते हैं 1500 से 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय किया था 1510 में, बहमनी राज्य की विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 में, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ था। फिर काल रेखा 2 है विजयनगर की खोज और संरक्षण की मुख्य घटनाएं। तो 1800 में है कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा, 1856 में अलेक्जेंडर ग्रहनीलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिया, और 1876 में पूरा स्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का J.F. फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ हुआ, और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया जाने लगा।